जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं एआरओ औरंगाबाद का। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पेपर कब का है आपका? ये पेपर है आपका 1 नवंबर 2020 का। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला सेक्शन है किस चीज़ का? जनरल नॉलेज का, यानी सामान्य ज्ञान। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एम्पीरियर अशोका वॉज फ्रॉम द डैश डायनेस्टी। सम्राट अशोका कौन से वंश से थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी आपको पता भी होगा। तो जो अशोका थे, अशोक सम्राट, वो थे आपके मौर्य साम्राज्य के। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोका। ठीक है। अशोका ने अपना जो रूल किया था लमसम पूरे इंडिया पे ही किया था। कब से कब तक किया था इन्होंने किया था 268 से लेकर 232 बीसी तक, ईसा पूर्वी तक इन्होंने किया था। आपको पता होगा कि अशोका ने कलिंगा वॉर जीती थी, बहुत फेमस वॉर, तो बहुत बहुत लंबी चली थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और कलिंगा वॉर के बाद ही अशोका ने युद्ध को छोड़ दिया था कि मुझे अब लड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों साइड से, मतलब अशोका की साइड से भी और जो सामने वाली साइड थी, दोनों साइड से लाखों लोग मारे गए थे। तो इसका उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और फिर ये आगे बढ़ गए। मतलब अशोका स्तंभ, अशोका जो हम आश्रम में देखते हैं, वो इन्हीं के टाइम पे डेवलप किया गया था। वो उसमें आ गए थे फिर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? जो अशोका सम्राट है वो हमारे मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर क्या है हमारा? ए, मौर्य इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द बुक बुद्धा और कार्ल मार्क्स इज रिटन बाय। बुद्ध या कार्ल मार्क्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा लिखी गई थी। जैसे कि अगर बी आर अम्बेडकर की बुक तो आपको मिल गई, बुद्धा या कार्ल मार्क्स। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक का नाम था विंग्स ऑफ फायर, जिनकी फेमस की बुक्स का नाम है। ऐसे ही अरुणाधति रॉय, इनका नाम अरुणा रॉय नहीं, अरुणाधति रॉय था। और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुणा धति रॉय नाम है इनका। ठीक है। तो इस तरह हमारा, तुम्हारे इसका आंसर क्या है? तो हमारे इस क्वेश्चन आंसर क्या है? हमारे इसका आंसर है बी, बी आर अम्बेडकर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी उत्पादक पूछा है, तो वो है आपका ब्राजील। ब्राजील पूरे वर्ल्ड का 40%, जो पूरे वर्ल्ड में जो कॉफी सप्लाई होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो ब्राजील करता है। ठीक है। 40% ग्लोबल कॉफी सप्लाई कौन करता है? ब्राजील। सेकंड नंबर पे आता है आपका वियतनाम। वियतनाम आता है आपका सेकंड नंबर पे, और वियतनाम करता है लगभग लगभग 20% सप्लाई। ठीक है। सबसे अच्छी कॉफी की क्वालिटी की बात करी जाए तो वो होती है इथियोपियन कॉफी। ठीक है, जो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी मानी जाती है। इंडिया में बात करूं अगर मैं कॉफी का, तो इंडिया में कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कर्नाटका। यहाँ क्वेश्चन था विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, तो वो कौन सा है? ब्राजील। प्रोड्यूसर भी और सप्लायर भी। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, ब्राजील इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ। कथक किसका नृत्य, मतलब किस कहाँ का नृत्य है? तो कथक आपका है जो नृत्य, ये है आपके नॉर्थ इंडिया का, मतलब उत्तर भारत का। और उत्तर भारत में भी स्पेशली कहाँ का? स्पेशली ये है यूपी का। यूपी में कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ था। वाराणसी कहाँ पे पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर, यानी कहानी से उत्पन्न करना। आपने सुना होगा कथक जब होता था तो उस टाइम पे घराने चलते थे, बड़े फेमस घराने हुआ करते थे। तो फेमस 3 घराने हुआ करते थे। पहला था जयपुर के घराने, दूसरा लखनऊ के घराने और तीसरा था वाराणसी के घराने। ये 3 घराने फेमस हुआ करते थे जहाँ पे मतलब कथक बहुत ज़्यादा चलता था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा हु विन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? देखिए, आपको याद होगा हमने कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सेट करे हैं। आपने हमारी पूरी सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कि पानीपत की लड़ाई के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो हर पेपर में बनता ही है। क्यों? मैंने आपको बता रखा है, पानीपत में हुई थी 3 लड़ाइयाँ। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। तीनों लड़ाई इतनी फेमस है,
कभी किसी की डेट पूछ लेते हैं, कभी कहीं किसके बीच में हुई, कभी कौन जीता कौन हारा। बेसिकली कोई ना कोई क्वेश्चन तो बन जाता है। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको इसका पहले आंसर बताऊंगा, फिर आपको पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ बताऊंगा, किस किस के बीच में हुई थी, कब हुई थी, कौन जीता। ठीक है, तो पहली बात, हु विन द फर्स्ट बैटल पानीपत। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो जीती थी वो जीती थी बाबर ने, तो इसका आंसर तो हो गया बाबर। अब हम बात करते हैं पानीपत की तीनों लड़ाइयों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर। फर्स्ट वॉर जो आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में ये हुई थी? आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसमें बाबर जीत गया था और इसी के बाद से भारत में मुगल का काल शुरू हो गया था। मुगल काल मतलब मुगल का राज शुरू हो गया था। ठीक है, इस लड़ाई में पहली बार भारत में तोपों से लड़ाई लगी थी, तोप आई थी जो बाबर लाया था। ठीक है, ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकंड वॉर। पानीपत की सेकंड वॉर हुई थी 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच में? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन? आपके हेमू आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसमें हेमू जीत गए थे। तीसरी जो लड़ाई हुई थी, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में। किसके बीच में? ये हुआ था आपका मराठा अंपायर, मतलब मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा साम्राज्य का एक तरह से पूरा खत्म कर ही दिया था, कि मराठा खत्म ही सही हो गया। ये हुआ था इस लड़ाई में। तो पानीपत की तीनों लड़ाई आपको बदल गई, कौन सी कब हुई थी, आपको डेट याद होनी चाहिए, किस किस के बीच में हुई थी, कौन जीता। ये इस जो मैंने आपको बताया, इतने में 9 क्वेश्चन बन सकते हैं कम से कम, और 9 के 9 अगर आपने पढ़ लिया तो एक तो आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हु विन द फर्स्ट बैटल पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? वो जीती थी बाबर ने। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, बाबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन जो कि हमारा, कॉपर कॉइन्स ऑफ हर्ष एरा वर फाउंड इन। कठोर युग के तांबे के सिक्के पाए गए थे। मतलब यहाँ पे जो हर्ष एरा था, जो हर्ष का जो एरा था, वो उसमें जो तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे आपके सोनीपत में। सोनीपत कहाँ पड़ता है? सोनीपत आपके हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से वहां पड़ता है। हर्ष का जो हर्ष एरा था, उस टाइम पे 2 तरह की मुद्राएं चलती थी, 2 तरह के मतलब उनके चलते थे सिक्के। एक पाई गई थी नालंदा में और एक पाई गई थी सोनीपत में। जो सोनीपत में पाई गई थी, उसके ऊपर शिव का जो वाहन होता है, हमारे भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, वो अंकित हो रखा था। और जो दूसरा इनको नालंदा में मिला था, उस मुद्रा पे श्री हर्ष नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कॉपर कॉइन्स ऑफ हर्ष एरा कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे आपके सोनीपत में। और अगर ऑप्शन में ये ना होता, नालंदा होता, तो ऑप्शन में तो फिर हम नालंदा भी बोल सकते थे। ठीक है, तो 2 आंसर हो सकते हैं इसके, नालंदा या फिर सोनीपत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सतलुज रिवर एंड यमुना रिवर वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। एक समय में सतलुज नदी और यमुना नदी किसकी सहायक नदियां थी? ये थी आपकी सरस्वती की। जबकि सरस्वती नदी है, ये शिवालिक के पहाड़ियों से निकलती है, फिर नीचे आते हुए आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान होते हुए कच्छ और गुजरात तक जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, सरस्वती इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच ऑफ द एक्ट्रेस इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन सी अभिनेत्री है? वैसे ये क्वेश्चन में है नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था थी, क्योंकि पहले इन्होंने परिणीति चोपड़ा, जो आपकी एक एक्ट्रेस है, इसको बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। कब बनाया था? 2015 में बनाया था। लेकिन बाद में इनको हटा के 2016 में जो रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, किसको मिला था? साक्षी मलिक को। किसको? साक्षी मलिक को 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। ठीक है, बट अभी भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस में हमें परिणीति चोपड़ा का नाम लेना है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, परिणीति चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, गांधी जी हैज स्टार्टेड नमक सत्याग्रह फ्रॉम डांडी। डांडी इज इन
गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दांडी कहाँ पे है? दांडी आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे। 24 दिन तक उन्होंने यात्रा करी थी और फिर वो 5 से 6 अप्रैल में 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पे उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा? दांडी हमारे कहाँ पे है? वो है हमारा बी, गुजरात में। ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच डायनेस्टी हैड बिल्ट द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये करवाया था आपके पल्लवा ने। और पल्लवा में कौन से राजा ने? पल्लवा किंग नरसिम्हरावन वर्मन प्रथम ने ये बनवाया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा? सी, पल्लवा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा एवरी ईयर ऑन डैश टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। हर साल शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों? क्योंकि 5 सितंबर आपकी बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इनकी डेट ऑफ बर्थ के नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, 5 सितंबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा मलगुडी डेज वॉज रिटन बाय। मलगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपके आर के नारायण के द्वारा। कब पब्लिश हुआ था? 1943 में पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? बाय इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा। पब्लिश बाय, लिख देता हूँ किसके द्वारा, आपको याद रहेगा। पब्लिश्ड बाय मतलब प्रकाशित हुआ था किसके द्वारा? इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। बेसिकली इसमें इन्होंने क्या बता रखा है इसमें कि आम आदमी कैसे जीता है, इस कहानी का जो छोटा सार है वो यही था, ये बता रखा है। इसका आंसर क्या है? ए, आर के नारायण इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ। भरतनाट्यम किसका नृत्य रूप है? भरतनाट्यम ये आपके तमिलनाडु का एक फॉर्म है। इसमें बेसिकली क्या है भरतनाट्यम में? इस नृत्य में जो तमिलनाडु की जो देवदासियां होती हैं उन्होंने इसको विकसित व प्रसारित किया गया था। पहले इस भरतनाट्यम को आटम व सजर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, तमिलनाडु इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच किंग्स कोर्ट बाना भट्टा वाज पोएट। बाना भट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? वो थे आपके राजा हर्षवर्धन के राज्य में। बाना भट्टा ने इनकी बायोग्राफी भी लिखी थी, राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम क्या रखा था? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। ठीक है। और ये पहली हिस्टोरिकल बायोग्राफी थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, हर्षवर्धन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि हमारा द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी सिचुएटेड इन। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था, कुछ लड़ाइयाँ पढ़ी थी हमने, क्या उसमें इब्राहिम लोदी का नाम आया था? बिल्कुल आया था। कौन सी लड़ाई पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई। रिमाइंड करते हैं कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? ये हुई थी आपकी 20 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन हारा था इसमें? इब्राहिम लोदी हार गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है। तो जहां पे इब्राहिम लोदी हारा मतलब जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? वही 20 अप्रैल 1526 उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वहीं पे पानीपत में उसका मकबरा बन गया था। ठीक। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? डी, पानीपत इसका आंसर हो गया। समझ में आया? देखो अगर आपको पानीपत वाला क्वेश्चन याद है कि लड़ाइयों के ऊपर, तो इसका आंसर देखो कितनी जल्दी आपको मिल गया। ठीक है। तो यहाँ हमारा जनरल नॉलेज का पहला सेक्शन खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा जनरल साइंस का। हमारा पहला क्वेश्चन है द लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन। प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है किसमें? ग्लास में, वाटर में, एयर में, डायमंड में? सबसे ज्यादा करता है एयर में। देखो सबसे ज्यादा तो जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में स्पीड होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में उसे थोड़ी सी कम मानी जाती है। वैक्यूम में जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में से थोड़ी सी कम मानी जाती है। फिर मैं बात करूं गिलास में,
तो ग्लास में 2 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड की होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ इसका आंसर? सी, एयर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन बैटरीज, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरियों में नहीं किया जाता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक का यूज बैटरीज में नहीं करते। देखो बेसिकली बैटरीज होती है हमारे पास, दो तरह के प्राइमरी सेल होते हैं। बैटरी क्या होता है पहले तो ये बताता हूँ आपको। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी होती है जो बाद में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बैटरी में जो सेल होते हैं दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल, एक होते हैं सेकेंडरी सेल, मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल मतलब प्राइमरी सेल में क्या होता है, बेसिकली ये एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। और जबकि सेकेंडरी सेल होते हैं वो दोबारा मतलब रीयूज कर सकते हो, उसको दोबारा चार्ज कर लो, जैसे कि आपकी गाड़ी की बैटरी होती है वो दोबारा चार्ज हो जाती है ना, तो इस तरह से वही। तो जबकि बैटरियां होती है वो लिथियम, लेड और सोडियम से बनती है, आर्सेनिक से नहीं बनती। तो इसका आंसर क्या हमारा? डी। डी, आर्सेनिक का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18 क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर की गणना करने में मदद करता है क्या? वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम होता है वोल्टेज। अगर आपको वोल्टेज नापना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करोगे। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है? ऐसे वी बना होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। इसका आंसर क्या आपका? बी, वोल्ट मीटर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम इज। क्विकलाइम का जो चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका CaOH2, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? डी, कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल माना जाता है? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3। वैसे तो नंबर 1 पे आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इनमें ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम नाइट्रिक एसिड सबसे पहले माना जाएगा। और सबसे लीस्ट पूछो, सबसे वीक इनमें से जो आपको ऑप्शन में है, तो सबसे जो वीक एसिड है वो है आपका एसिटिक एसिड, सबसे वीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा? बी, नाइट्रिक एसिड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हेमेटाइट इज एन ऑर ऑफ। हेमेटाइट किसका है? इसका ये है आपके आयरन का एक और। सिर्फ हेमेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट, लैमोनाटाइट, सेलेडनाइटाइट, आयरन पाइराइट, ये सारे सिर्फ आयरन के ही और हैं। हेमेटाइट का अगर मैं आपको फॉर्मूला से बताऊं तो वो होता है आपका Fe2O3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका? सी, आयरन का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस इज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये होता है अ डेवलपमेंट हुज सिम्टम्स इज लो बोन डेंसिटी एंड मेक्स पीपल प्रोबेबल टू ब्रिटलनेस ऑफ बोन। एक विकास जिसके लक्षण कम अस्थि घनत्व है और लोगों की हड्डी के भंगुरता के लिए संभावित बनता है। बेसिकली क्या होता है, हमारी हड्डी किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट नाम के एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या होता है जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना हमारी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बहुत कम गैप होता है, जो गैप वाला पार्ट होता है बहुत कम होता है। बट इस बीमारी के कारण वो गैप बढ़ा होने लग जाता है। अगर वो गैप बढ़ने लग जाता है ना तो इससे कि हमारी बोन फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। तो यही है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, सी इसका आंसर हो गया। मीन बेसिकली हमारी जो हड्डियां होती है उनके बीच में थोड़ी सी गैप बनने लग जाता है, जिससे कि हमें बोन की जो कैपेसिटी होती है वो कम पड़ जाती है, जिससे कि फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसका आंसर है आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा ब्राउन मटेरियल यूज्ड टू पुट द बोटेनिकल फर्टिलाइजर इन एनरिच्ड पिग। वानस्पतिक उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त भूरी सामग्री में क्या होता है, मतलब किससे समृद्ध होती है? वो होता है आपका कार्बन से समृद्ध। कार्बन उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ कार्बन नहीं, अमोनिया भी होता है, बट अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे कार्बन होता है। तो उसका आंसर क्या है? सी, कार्बन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फर्स्ट सीन इन डैश लीव्स। नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले किन पत्तों में दिखाई देती है? देखिए बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन कभी भी पेड़ डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। देखो आपको तो पता है कि पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, और रात में कई बार उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, तो वो खाना नहीं बना पाते हैं। बट नाइट्रोजन भी तो हमारे एनवायरमेंट में है ना,
तो नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते हैं? तो नाइट्रोजन लेने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो हेल्प करते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर वो नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी है, तो उससे क्या होगा, जो उनकी वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन ज्यादा मिल जाए, उससे क्या होता है, उससे जो ये आपके बेसिकली जो पौधों में जो फूल आने लग जाते हैं उनमें कमी आ जाती है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे या बहुत धीरे से फूल उगते हैं। तो मतलब कम होना भी दिक्कत है और ज्यादा होना भी दिक्कत है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी कहाँ दिखाई देती है? वो दिखाई जाती है पुराने पत्तों पे। ओल्ड मतलब पुराने पत्तों पे दिखती है, सॉरी। इसका आंसर क्या है आपका? ए, ओल्ड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द सद्गुणी सिस्टम ऑफ मेकिंग फ्लावर पार्क इज ऑल्सो नोन एज। कौन सिस्टम बोलते हैं? फूल पार्क बनाने की सद्गुणी प्रणाली को कौन सी प्रणाली के नाम से जाना जाता है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि इसके आसपास एक आयताकार क्यारी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं। तो वो आयताकार बनाया तो मतलब कौन सा सिस्टम हो गया? रेक्टेंगुलर सिस्टम, आयताकार सिस्टम। इसका आंसर क्या है आपका? सी, रेक्टेंगुलर इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा when light deviates while entering into another medium that is cold। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय विचलित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए बेसिकली क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, देखिए मैं अच्छे समझाता हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मानिए ये वाटर है, ठीक है, और ये है आपका एयर। तो मैंने क्या बोला, ये है एयर और ये है आपका वाटर। लाइट ऐसे आ रही है, लेकिन जब वो मीडियम चेंज करेगी, मतलब जब एयर से वाटर में घुसेगी, तो वो बेंट हो जाएगी थोड़ी सी, और फिर जब वो वापस बाहर निकलेगी तो फिर अपना एंगल चेंज करके सीधे निकल जाएगी। तो ये जो बेंट होती है, इसने ये तो पूछा, जब लाइट बेंट होती है एक मीडियम दूसरे मीडियम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन वही होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो डेविएट करती है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। अगर पूछा जाए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? तो पहला लॉ तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, जैसे कि ये आपकी होती है इंसिडेंट रे, फिर ऐसी आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपकी जो नॉर्मल होती है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती है। तो ये तो हो गया पहला लॉ। और जो दूसरा लॉ होता है उसका स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हो, वो कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू इज अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ये बेसिकली दो लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ चाहे आपको ना भी याद रहे, बट रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर क्या आपका? बी, रिफ्रैक्शन इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा अ मैग्नीफाइंग लेंस इज अ टाइप ऑफ विच लेंस। एक आवर्धक लेंस कौन से लेंस का एक प्रकार है? तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है, ये यूज होता है मैग्नीफाइड इमेज करने के लिए, मतलब इमेज को मैग्नीफाई करता है। इसका आंसर क्या आपका? सी, कॉन्वेक्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा नेम द कंपाउंड, यौगिक का नाम बताना है। क्या है ये? Na2H2O3। तो ये है आपका सोडियम थाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? ए, सोडियम थाइफॉस्फेट का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली मीटर। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितने मीटर होती है? वो होती है आपकी लगभग लगभग 9 मीटर, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो 25 से 30 फुट। आपके मुंह से लेकर आपके बेसिकली सारी आंतें जो नीचे तक जाती है ताकि हमारा वेस्ट भी निकल जाए, तो पूरी लगभग लगभग 9 मीटर की होती है। तो इसका आंसर क्या हमारा? बी, 9 मीटर का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा क्रोमोसोम्स आर द पार्ट ऑफ। गुणसूत्र किसका भाग है? ये डीएनए का पार्ट होते हैं। डीएनए आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म होती है। क्रोमोसोम बेसिकली वही होते हैं जो हम जो हेल्प करते हैं एक सेल बनाने में, ताकि जो हमारी पेरेंट से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बच्चों में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा? सी, डीएनए का आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन भी जनरल साइंस खत्म होता है। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है।
जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन सी की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रूट में 2 की पावर 4 है, 3√464 है और 4√2 पे 8 पावर है। तो सॉल्व करना है। देखिए पहली बात, √2 पे पावर 4 है, तो अगर मैं √2 पे पावर 2 अगर मैं ऊपर से पावर हटाना चाहूंगा तो ये कम हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 4 से रूट कट जाएगा 2 से, तो इसको ऐसे लिख लो। पहले आसान कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसको लिखना है तो इसको भी ऐसे लिख लो, 3 ही छोड़ो, 64 को लिख लो 4 की पावर 3। ठीक है, इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2, और उसकी फिर आप ऐसे बोल लो 2 की पावर 8 है ना ये, तो 2 की पावर 2 और 4 बोल लो ऐसे। ठीक है, अब देखो इस 2 से तो ये रूट कट गया, क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा। इस 3 से ये 3 कट गया, रूट ही कट गया, बचा गया 4। इधर भी 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 2। तो 2 दूनी 4, 4 का 4, 2 दूनी 4, कितना आंसर आया, 12। तो क्या आंसर है इसका, ए, 12 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 20 वुमेन डू अ वर्क इन 16 days and 16 women do the same work in 15 days. What is the work efficiency ratio of 1 man and 1 woman? 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में करती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता अनुपात क्या है? क्वेश्चन बताना है। देखिए ऐसे बोल सकते हो ना, 20 वुमेन ने 16 दिन में काम किया और वही काम 16 मैन ने 15 दिन में किया। रेशियो निकाल लेते ना, 16 से 16 कट गया, बचा क्या, 20/15। कटिंग करोगे 5 या 15, 5 चौक 20, 4/3, जिसको बोल सकते हो 4:3। क्या आंसर है, 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय इतना। को विभाजित करना है तो शेषफल क्या होगा। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, जो लॉन्ग मेथड है, थोड़ा डिवाइड करने वाला मेथड होता है। x+3 को डिवाइड करते हैं, ये मैंने जो लिख दिया, जो भी दे रखा है मुझे। अब देखिए मेरे पास है x और मुझे बनाना है 3x3, क्या कम पड़ता है, तो कम पड़ता है 3x²। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x³ बन जाएगा और ये माइनस बन के ऐसे कट जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9x², तो यहाँ जाएगा 9x², बट आएगा प्लस का साइन होगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का 16x² प्लस में 11x प्लस में 1। x है -16x कम पड़ रहा है तो -16x लिख दिया। इसको ऐसे लिखते ही ये यहाँ पे आके प्लस में होके कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48, ये हो जाएगा आपका 48x माइनस का, और ये था 11, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस 8 1 9 4 1 5 59x प्लस 1। मेरे पास है x क्या है, ये 59, तो ये हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 59x माइनस होके कट गया। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बनेगा आपका 9 3 देगा 7, हासिल 2 और 3 5 में 17, 177 माइनस करोगे तो माइनस का 176 आएगा। तो हमसे हो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो आ गया -176। अब मैंने कहा था इसको करने के 2 तरीके हैं, तो दूसरा तरीका कौन सा, ये था हमारा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड समझिए। बेसिकली x+3 की वैल्यू होती है 0, अगर उसके डिविजिबल है तो वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, जो मेरी px नाम से जो मेरी इक्वेशन है, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा -3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। -3 की पावर 3 -7 -3 की पावर 2 प्लस का 11 -3 प्लस का 1। देखिए क्या आंसर आएगा, 3 3 9 27 81 माइनस का 81, 3 3 9 7 माइनस का 63 माइनस का 33 प्लस का 1,
करते हैं। 3 3 6 और 1 7, 6 3 9 और 8 7 17 -17 प्लस में 1, क्या आंसर आया -176। देखिए दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आया। आपको जो तरीका समझ में आया, जो आपको आसान लगा हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीके आसान हैं, अच्छे हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मच रेवोल्यूशन इट टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 924 मीटर। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में कितनी, मतलब उसकी कितने चक्कर लगेंगे। तो क्या बताना है, देखिए बेसिकली अगर बात करें चक्कर की, तो चक्कर मतलब होता है एक टायर घूमेगा, मतलब उसका सरकमफेरेंस, ठीक है, मतलब परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, ठीक है, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr। बट हमें पूछा है कि 924 मीटर में कितने वो चक्कर लगाएगा। तो एक काम करेंगे, पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 924 20 n इंटू, मतलब उतने चक्कर 2/22/7 और r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, 7 एकम 7 7 21, n की वैल्यू बचेगी 924, आगे में डबल जीरो, ये बनेगा आपका 2 गुना 22 गुना 3। आप कटिंग करोगे तो 2 22 44 ऐसे काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा आपका 700 पार में। इसका आंसर आ जाएगा आपका 700। कितने चक्कर लगेंगे आपके सी, 700 चक्कर वो लगा पाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 35 क्वेश्चन, जो कि है हमारा द एवरेज ऑफ x एंड y इज 14। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, आई थिंक पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे y के साथ एक z भी आएगा, x y एंड z, तो इसको आप एंड z कर लो। इस 14 ट्वाइस द सम ऑफ y एंड z इज 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x z और y का औसत 14 है, y और z के योग का दुगुना 50 है, तो x का मान क्या है। देखिए बेसिकली क्या कहता है क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड का जो औसत आएगा वो आएगा 14, लिख लिया। फिर कहता है कि y और z के योग का जो दुगना है वो होगा 50, तो y और z का क्या निकल जाएगा, दो वहां बट्टे में जाएगा तो यह आ जाएगा 25। क्या मैं इस y प्लस जेड के बदले में 25 पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। ये हो गया, 3 मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 42 माइनस में 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 17। कितना आंसर आया, 17, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन, जो कि हमारा a number leaves remainder 44 when divided by 52, if the number is divided by 13 then remainder will be। एक संख्या को 52 से विभाजित करने पर 44 शेष बचता है, यदि संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन कहता है एक नंबर को मैंने माना x को मैंने 52 से डिवाइड किया एक बार में, तो 52 किया, तो रिमाइंडर बचा मान लो मेरा जितना कह रहा है 44, तो नंबर कितना होगा, x हो जाएगा 52 गुना 1 जमा पे 44, तो ये हो जाएगा आपका 52 जमा 44 कितना होता है 96, ठीक है। अब अगर मैं इसी 96 को कितने से 13 से भाग देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी 96 को 13 से भाग देता हूँ तो 13 सत्ते 91, बचा कितना 5 रिमाइंडर। तो क्या पूछा कितना रिमाइंडर बचेगा 5, तो इसका आंसर क्या है डी, डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ x इज इक्वल टू, रूट में कुछ इस तरह से है, देन x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले मानते हैं x दे रखा है ना, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले जो दे रखा है मुझे, √6 प्लस में √6 प्लस में √6 ऐसे कुछ है, ठीक है। x माना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ वर्क कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो इससे रूट हट जाएगा तो 6 अलग हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको यहाँ ले आओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको, कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो ऐसा नंबर है 1। तो कैसे, अगर मैं -3x में से +2x को माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा माइनस का x, और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6, तो यहाँ से हुआ x कॉमन, x -3 प्लस में 2 कॉमन, x -3 बराबर 0, दोनों x -3 के बदले में एक x -3, और ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई -2, तो क्या आंसर हुआ डी, डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन है, जो कि हमारा
A pole of 6 meter high casts a shadow 2-3 meter long on the ground. Then the sun's elevation is. 6 मीटर ऊंचे खंबे की 23 मीटर लंबी 2√3 सॉरी मीटर लंबी परछाई भूमि पर पड़ती है, तब सूर्य का उन्नयन होता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन समझो पहले, अच्छा क्वेश्चन है बस काफी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बेसिकली क्या होता है कि ये एक आपका 6 मीटर का एक खंबा है, ठीक है। ऐसे जब इसकी रोशनी पड़ती है, मतलब बेसिकली जब इसकी वो पड़ती है, किरण पड़ती है, तो शैडो बनती होगी। तो वो ये जैसे कितनी दूरी पर है, ये है आपका 2√3 की दूरी पर बनता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ ये कौन से एंगल से बनेगा, उन्नयन कोण क्या होगा इसका। देखो बेसिकली क्या होता है, ये अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी माइंड में आ रहा हो, तो 10th क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वो नाम का चैप्टर था। उस चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आई थिंक। तो अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका तरीका होता है बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है वैल्यू 6 और ये √3, ए बी और बी सी दे रखा है। ए बी क्या होता है आपका एक तरीके से परपेंडिकुलर और बी सी होता है बेस, ए सी होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर इसको देखना है मुझे, तो मैं इसको कैसे देखूं, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है टेन थीटा का। देखिए बेसिकली कई सारे होते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ऐसे तरीके से थीटा होते थे। तो यहाँ पे हुआ टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता था हमारा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन पे बी सी माने बेस होता था, ठीक है। तो ए बी क्या है 6, बी सी क्या है 2√3। सॉल्व करते हैं इसको, 2 × 2 3, कटिंग करोगे तो 3√3, बट अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसको पूरा सॉल्व करो ऐसे करके, तो ये बनेगा 3√3 बट्टे पे 3, 3 से 3 कट गया, तो मेरे अकॉर्डिंग आया टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। और अगर आपको ये टेबल याद हो कि टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है तो कौन सा एंगल पे होती है, तो ये होती है आपके 60 डिग्री एंगल पे। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा ए, 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, और वो पता याद भी होना चाहिए आपको। बेसिकली हमने कुछ बना रखे हैं आपके लिए, मैथ के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हमने इनके बारे में बता रखा है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे 39 क्वेश्चन जो कि हमारा, बाय सेलिंग अ फैन फॉर Rs 1200, संजय लॉसेस Rs 200, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 10%। एक पंखे को 1200 रुपए बेचने पर संजय को 200 रुपए की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1200 रुपए का उसने बेचा, लॉस हुआ 200 का, तो सीपी कितनी की रही होगी। सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस में लॉस, ठीक है। एसपी हुई 1200 की, लॉस हुआ 200 का, तो सीपी हुई 1400 रुपए की। समझ में आ गया। चलो आगे आपको, अब क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो लगा लेते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू पे 100। प्रॉफिट मुझे पता है 10, प्रॉफिट निकाल लेना है, सीपी मुझे पता है 1400 इंटू में 100, 2 से 2 कट गया, प्रॉफिट हो गया 140 रुपए का। तो एसपी कितनी की हो जाएगी, एसपी होती है आपकी सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 1400 में आप जोड़ दो 140 को, ये हो जाएगा 1540 रुपए। तो क्या आंसर आया 1540 रुपए, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा, if the selling price of 10 books is equal to the cost price of 12 books then the gain percentage। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन कहता है, जो उसका इजी क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ऐसे कह सकते हो SP of 10 books is equal to CP of 12। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो SP अपॉन CP is equal to 12 अपॉन 10, कह सकते हो ना। तो ये इससे एक चीज पता चलती है कि SP हो गया 12, CP हो गया 10, तो जो आपका यहाँ प्रॉफिट होता है वो होता है SP माइनस CP, मतलब 12 माइनस 10 कितना हो गया 2 रुपए का। अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो 2 प्रॉफिट अपॉन CP मतलब 10 इंटू पे 100, 0 से 0 कट गया, कितना आया, या यहाँ पर 20%। तो क्या आंसर है इसका ए, 20% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन जो कि हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रूट के अंदर रूट है ना, इसको ऐसे सॉल्व करो पहले तो, ये पूरे का पूरा सेम टू सेम लिखो, इसको भी सेम टू सेम लिखो। क्या तुम इसको खोल सकते हो, खोल सकते हो, 144 आपके 12 का है, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144,
तो 12 स्क्वायर से टूट जाएगा, तो 12 हो गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 248 प्लस में इसको जोड़ो, ये बनेगा 64 रूट में। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 248 और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है आपका 8। अब ये बन गया 256 का स्क्वायर रूट, तो ये होता है 16 का। इसका आंसर क्या आया, बी, 16 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ 5a minus 2b ratio 2a plus b is equal to 7:10 then what is a ratio b। क्वेश्चन बोलता है 5a minus 2b अपॉन पे 2a plus b is equal to 7/10, डू क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 5a minus 2b को मल्टीप्लाई करो 10 से और 7 से मल्टीप्लाई करो 2a plus b को, ये बनेगा आपका 50a माइनस का 20b इज इक्वल टू 14a प्लस में 7b। ए वाले एक साइड 50a माइनस का 14a इज इक्वल टू 7b प्लस का 20b, ये बनेगा आपका 50 में से 14 जाएगा तो बचेगा आपका 36a इज इक्वल टू 27b। रेशो निकाल लेते हैं हम इसका, क्या है a रेशो b निकालना है ना, तो 27 अपॉन पे 36 कटिंग करोगे तो ये आएगा आपका 9 3 27 9 36 3:4। इसका आंसर क्या है आपका सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 43 क्वेश्चन, जो कि हमारा 3 bells toll at intervals of 9 12 and 15 minutes respectively, all the 3 began to toll at 8 am, at what time will they toll together again। 3 घंटियां क्रमशः 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तीनों ने सुबह 8 बजे टोल देना शुरू किया, वे फिर से एक साथ कितने बजे टोल करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर हमेशा आराम से निकाल लो कि जो 3 नंबर है तीनों को निकाल लो एलसीएम ऑफ 9 12 15 निकाल के देखते हैं। 9 12 और 15 का लॉसो निकालेंगे, 3 से 3 बार में 4 बार में 5 बार में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 4 5 3 3 9 9 चौक 36 36 पंचे 180, तो 180 मिनट्स। अब देखो पहली बार ये बजा था कितने बजे 8 बजे, तो 8 बजने में फिर 180 मिनट मतलब 3 घंटे जोड़ दोगे तो 3 घंटे और जोड़ोगे तो 8 और प्लस 3 ये हो गया आपका 11 बजे, मतलब 11 बजे दोबारा बजेगा, तो इसका आंसर क्या आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन, जो कि हमारा A photograph of 35 cm by 22 cm is mounted onto a frame of external dimensions 45 cm by 30 cm. Find the area of the border surrounding the photograph। 35 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की तस्वीर को बाहरी आयाम 45 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर के फ्रेम पर रखा गया। फोटोग्राम के आसपास की सीमा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये एक आपका फ्रेम है, इस फ्रेम का साइज दे दिया 45 और क्या दे दिया 30। इसके अंदर एक फोटो है जिसका साइज है 35 और 22। आपको बोला है ये जो स्पेस बच गया इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्या बोलो स्पेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रेम माइनस एरिया ऑफ फोटो। बेसिकली यही तो करेंगे ना, है कि रेक्टेंगल शेप का है तो सिंपल सी बात है 45 इंटू पे 30 माइनस 35 इंटू पे 22, सिंपल है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 1350 माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा 770 माइनस कर लो आंसर आएगा आपका 580। तो 580 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आंसर हुआ सी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन, जो कि हमारा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4 7 एंड 12 इज। तो ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं 4:7 12:x। फोर्थ निकालना था तो 4/7 इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इज इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन पे 4, 4 बन जा 4, 4 से जा 12, 7 से जा 21। कितना आंसर आया ए 21 इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन डी की तरह, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस। पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन कहना चाह रहा है विकल्पों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरीके से अलग है, तो उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो क्या क्या ऑप्शन है, गोट यानी बकरी, कैट यानी बिल्ली, हैन यानी मुर्गी, काउ यानी गाय।
तो क्या अलग है? तो अगर गौर करोगे तो देखोगे तो बकरी, बिल्ली और गाय तीनों एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है, बट जो आपकी मुर्गी है वो पक्षी में गिनी जाती है। तो इसका आंसर क्या है? सी। है ना? लगा कोई? आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ minaret is recorded as, then how will by be coded? क्वेश्चन कहता है, पहले इसको समझो। MINARET, क्या बनाया गया? इसको बनाया गया है JFKXOBQ। कितना गैप है इसमें? है KLM, मतलब 2 का गैप है। मतलब अगर मैं -2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही I से हटाओगे तो FGH, मतलब -2 यहाँ पे भी है। फिर इसको हटाओगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा, L और M, तो -2 यहाँ पे भी है। फिर यहाँ हटाओगे तो वही Z और Y, मतलब सब में -2 का आपको गैप दिखेगा। ठीक है, तो फिर अब हमें निकालना है बाई का। तो बाई कैसे निकलेगा? बाई में से 2 को माइनस करोगे तो सबसे पहले अगर बी में से मैं 2 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा मेरा XY, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा Y। फिर मैं U को करूँगा तो U में से अगर मैं 2 हटाऊंगा तो वो क्या हटेगा? हटेगा मेरा W, और मेरा हटेगा ये X, तो मेरा बनाएगा ये R। Y में से हटाऊंगा तो ये बनेगा मेरा W, और X हटेगा तो मेरा बट जाएगा मेरा V। तो क्या आंसर बना? YRV। तो इसका आंसर क्या है हमारा? YRV इसका आंसर हो गया। देखिए बेसिकली मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक अपना काम बचाना है, समय बचाना है, तो ए से लेकर जेड तक आप पहले लिख लीजिए, फिर आपको ये काउंटिंग करना बहुत इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन जो कि हमारा, M said to N, you are my daughter-in-law's father-in-law's mother-in-law's son. How is N related to M? M ने N से कहा, आप मेरी बहू के ससुर की सास के बेटे हैं। N M से किस प्रकार संबंधित है? समझिए, M ने N से कहा, आप मेरी बहू, मतलब बहू माने आप हुए उसके, सास के ससुर, ससुर माने आपके हस्बैंड की सास, आपके हस्बैंड की सास माने आपकी मदर, आपकी मदर के बेटे माने आपका ब्रदर। तो क्या रिलेशन हुआ? भाई भाई का, भाई बहन का। तो क्या आंसर हुआ? एन एम का भाई है। देखिए बेसिकली ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अपने आप को रिलेट कर लो, अपने आप को रख लो एन की जगह, मिल जाएगा आपको आंसर। इससे क्या होता है ना, अगर आप अपने से जोड़ोगे ना तो इसमें ना आप अपने जैसे जोड़ सकते हो कि मेरी बहू या मेरा बेटा या मेरी बेटी, तो उसको जोड़ना आसान पड़ जाता है। तो ये तरीका अपनाओगे तो आपके इसका आंसर जल्दी निकाल लोगे। इसका आंसर क्या है हमारा? डी। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इन अ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 20 like football and 15 like chess. 8 students like both cricket and chess. 3 out of these also like football. 7 students like only cricket and 6 students like only chess. How many students like only football? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझिए। ये कहता है ये क्रिकेट वाले हैं टोटल 18 स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये आपके चेस वाले हैं, मतलब मैंने बोला ये आपके कौन से वाले हैं? चेस वाले हैं, जिसमें हैं कितने? 15। और ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो ये आपका बनेगा एक फुटबॉल वाला भी, तो वो बनेगा आपका फुटबॉल वाला कुछ ऐसे। और इसमें कितने हैं? फुटबॉल वाले में हैं आपके बेसिकली 20। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि देखिए ये कहता है 8 स्टूडेंट्स लाइक बोथ क्रिकेट एंड चेस, मतलब 8 बच्चों को चेस और क्रिकेट दोनों पसंद है। ठीक है, जिसमें से 3 को फुटबॉल भी पसंद है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 5 लिखो जिसमें से सिर्फ क्रिकेट और चेस वाले कॉमन है, और 3 ऐसे लिखो जिसमें चेस भी आए, क्रिकेट भी आए और फुटबॉल भी आए, तो वो हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3। अब देखो फिर कहता है 7 स्टूडेंट्स लाइक ओनली क्रिकेट, 7 को सिर्फ क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब भी देखो बेसिकली 7 यहाँ पे आ गए। फिर कहता है कि 7 स्टूडेंट्स लाइक ओनली क्रिकेट एंड 6 स्टूडेंट्स लाइक ओनली चेस। चलो 6 चेस वाले आ गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली फुटबॉल? देखो 18 टोटल थे, 7 को सिर्फ क्रिकेट पसंद है यहाँ वाले, 7 5 12 और 3 15, बचे कितने? 3, तो वो 3 आएंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये 15 थे,
6 और 5 11 और 3 14, बचा कितना 1, तो वो 1 इसमें आएगा। अब बताओ कितने बचेंगे इसमें, टोटल थे 20, ठीक है, 20 में से 3 तो यहाँ कवर हो गए, 3 यहाँ कवर हो गए, 6 और 1 यहाँ कवर हो गया 7, तो 20 में से अगर 7 हटाओगे तो कितना बचेगा, बचेगा 13। तो 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है, तो इसका आंसर क्या हुआ बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज एडेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहले पद से दूसरा पद। बुक को आप करते हो रीड, तो स्पीच को क्या करोगे, आप सुनोगे, इसका आंसर क्या है सी, लिसन इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आरबीजीडी औरंगाबाद का पेपर खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे अटेम्प्ट करना है यह बात आपको पता है, जाइए उसको अटेम्प्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का, जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके।